नमस्कार, मी अनिल जाधव. अॅग्रोवनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपलं स्वागत. आता सोयाबीनचा हंगाम 1 महिन्यावर येऊन ठेपलाय. म्हणजे आता सध्याच्या काळामध्ये काही बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची आवक सुरू झाली आहे अशा बातम्या येत आहेत. परंतु ऑक्टोबर महिन्यात आवकेचं प्रमाण वाढेल. म्हणजे आपला मेन हंगाम हा ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होतो. आपण जर पाहिलं तर मागच्या वर्षी 2021 मध्ये केंद्र सरकारने सोयाबीनचं सोयाबीन असेल किंवा मग सोया तेल असेल याच्या वायद्यांवर बंदी घातली होती. मागच्या हंगामाचा जर आपण विचार केला तर 2021चा खरीप हंगाम हा सोयाबीन उत्पादकांसाठी तसा दिलासादायक ठरला होता. कारण ऐन आवकेच्या हंगामात सुद्धा सोयाबीनला बऱ्यापैकी दर मिळाले होते. याचं खरं श्रेय तर शेतकऱ्यांचं आहे. कारण शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची विक्री करताना एकजूट दाखवली. एकदम बाजारात सोयाबीन न आणता टप्प्याटप्प्यानं सोयाबीन आणलं आणि बाजारातले दर हे पडू दिले नाहीत. म्हणजे बाजार हा स्थिर राहिला, कारण आवक नव्हती. परंतु केंद्र सरकारने जेव्हा लक्षात आलं की खाद्यतेलातील जी महागाई आहे, कारण मागच्या वर्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचे दर प्रचंड वाढले होते. पाम तेल असेल, सोया तेल असेल, सूर्यफूल तेल असेल किंवा मग मोहरी तेल असेल, या सगळ्या तेलांचे दर हे विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते. कारण जागतिक बाजारामध्ये या तेलांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा होता. परंतु सरकारने याचं खापर शेवटी शेतकऱ्यांवरती आणलं आणि वायद्यांवरती बंदी घातली. सरकारने जसं वायद्यांवर बंदी घातली तसंच सोयाबीनचा बाजार दबावात आला. आज रोजी जर आपण विचार केला तर सोयाबीनला 5,500पर्यंत दर मिळतोय. तसा हा आता ऑफ सीझन आहे. म्हणजे मार्केटमध्ये सोयाबीनची आवक नाही, तरी पण सोयाबीन दबावात आहे. आणि पुढच्या महिन्यात जेव्हा शेतकऱ्यांचं सोयाबीन बाजारात येईल तेव्हा दर आणखी दबावात जातील की काय अशी शक्यता व्यक्त होतीये. हाच अंदाज लक्षात घेऊन आपलं एसी म्हणजे सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर असोसिएशन असेल किंवा तेल उद्योग असेल, यांनी सोयाबीनचे वायदे तात्काळ सुरू करण्याची मागणी केली होती. या उद्योगांची मागणी आल्याबरोबर लगेच सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन म्हणजे सोपा या संघटनेनं सोयाबीनच्या वायद्यांवरील बंदी कायम ठेवण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे आणि तसं पत्र त्यांनी सरकारला लिहिलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी काही मुद्दे मांडलेत. तर आपण नेमकं शेतीमालाच्या या वायद्यांवरतीच एकूणच त्यातल्या त्या सोयाबीन असेल, हळदीच्या मागणीमध्ये सुद्धा हा अनुभव आपल्याला 15 दिवसांपूर्वी आला होता. त्यावेळी आपण अशीच एक चर्चा घेतली होती. तर याच अनुषंगाने आज आपण चर्चा करणार आहोत की नेमकं शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळाला तर नेमकं उद्योगांचं दुखणं काय असतं आणि शेतकऱ्यांचा दर स्वस्त जेव्हा शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत नाही, शेतीमाला मातीमोल भावात विकल्या जातो, तेव्हा हे उद्योग असे पुढे का येत नाहीत. आणि नेमका एनसीडीएक्स वरील ज्या वायद्यांवरती या उद्योगांना म्हणजे हे आहे विरोध आहे. तर का एनसीडीएक्स वर खरंच त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तसं स्पेक्युलेशन होतं का, तिथं शेतकऱ्यांचं खरंच नुकसान या वायद्यांमुळे होतंय का, याच्यावर आपण आज चर्चा करणार आहोत. त्यासोबतच हे वायदे शेतकऱ्यांच्या कशा फायद्याचे आहेत आणि एनसीडीएक्स शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी काय काय प्रयत्न करत आहेत याच्यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. आज आपल्या सोबत आहेत एनसीडीएक्सचे व्हाइस प्रेसिडेंट कपिल देव सर. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अॅग्रोवन में. धन्यवाद. धन्यवाद अनिल जी. कपिल देव सरांसोबतच आपल्यासोबत थोड्याच वेळात सूर्या फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनीचे संचालक बोरगड सर ज्वाइन होणार आहेत. ते 5 मिनिटात ज्वाइन होतीलच. सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपको यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं, मतलब फार्मर सिर्फ एनसीडीएक्स सुनते हैं कि नहीं भाई एनसीडीएक्स है, उसके फ्यूचर्स के लिए मतलब अपोज हो रहा है, मतलब उद्योग जो है उसको मना कर रहे हैं कि नहीं उसके फ्यूचर पे बैन किया जाए. हर 2-3 महीने में ऐसी न्यूज आती है एनसीडीएक्स को लेकर. तो फार्मर्स या फिर जो आम इंसान है जो गांव में रहता है तो उसको ये सवाल आता है कि भाई एनसीडीएक्स क्या है और एनसीडीएक्स काम कैसा करता है. तो आप ये इन लोगों की जानकारी लेकर एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि एनसीडीएक्स काम कैसा करता है. जी बिल्कुल अनिल जी. देखिए, एनसीडीएक्स ना तो बायर है ना सेलर है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि एनसीडीएक्स प्राइस बढ़ा रहा है या एनसीडीएक्स प्राइस कम कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद एनसीडीएक्स बहुत बड़ा बायर है या एनसीडीएक्स बहुत बड़ा सेलर है. एनसीडीएक्स सिर्फ एक मार्केट प्लेस है. जिस तरीके से एपीएमसी की मंडियां होती है जहां पे बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं, वो आके भाव तय करते हैं और ट्रेडिंग होता है, एनसीडीएक्स भी उसी तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है, जिसमें भाव बायर और सेलर ही ट्रेड करते हैं. हमारा कोई ट्रेड में रोल नहीं होता है. और बट ये जो भाव तय होते हैं वो अभी के ना होकर आज से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद वो भाव जो है बायर और सेलर मिलके तय करते हैं. ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से एपीएमसी मार्केट को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, एपीएमसी कमेटी होती है, एपीएमसी सेक्रेटरीज होते हैं और सारे रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन होते हैं,
उसी तरीके से ये मार्केट भी रेगुलेटेड मार्केट है, जो कि सेबी जो इंडिया का फाइनेंशियल रेगुलेटर है वो इसको रेगुलेट करते हैं। साथ में बाकी जो भी रूल्स और रेगुलेशन है एग्रीकल्चर जीन्स के व्यापार के संबंध में डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के, वो भी चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये बायर और सेलर नहीं है एनसीडीएक्स। यहाँ जो भी भाव चलते हैं वो मार्केट डिसाइड करता है। जो फंडामेंटल है बाइंग और सेलिंग के जो कारण है, जो एक्चुअल लोग उस ट्रेड को करते हैं उस कमोडिटी को, वही यहाँ पर आकर प्राइस डिसाइड करते हैं आने वाले महीनों के लिए, जिसको कि हम वायदा व्यापार या फ्यूचर्स मार्केट बोलते हैं। जी जी। सर, अभी आपने बताया कि बहुत मतलब विस्तृत से कि एनसीडीएक्स क्या है और उसका काम कैसा चलता है। तो अभी हम लोग एग्रोवन पे बात कर रहे हैं, तो जो किसान भाई लोग ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई एनसीडीएक्स का और किसान का संबंध क्या है। तो आप थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। देखिए, जो किसान का जो सबसे बड़ा संबंध है वो है फसल के साथ। और जब हम जी। फसल की बात करते हैं, दो पहलुओं पे हम ध्यान रखते हैं, फसल का उत्पादन कैसे किया जाए और फसल को बेचा कैसे जाए। आई थिंक उत्पादन करने तक किसान को पता है कैसे उत्पादन करना है, बट जब बेचने की बात आती है आई थिंक शायद हम अभी भी बहुत ही एक पुराना जो मेथड है उसको यूज करते हैं। तो जी। एनसीडी एक सबसे पहले एक प्राइस का पॉइंट किसान भाइयों को प्रदान करता है, जब वो फसल लगा रहे हैं तब भी, जब वो बेचने जाते हैं तब भी, और अगर वो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि कितना बेचना है और कितना इसको रखना है उसके लिए भी। क्योंकि जी। जैसे कि आपने बताया 5,500 अभी सोयाबीन का प्राइस चल रहा है, बट ये सोयाबीन का 5,500 का प्राइस हर मंडी में अलग हो सकता है, ये प्राइस कल अलग हो सकता है, परसों अलग हो सकता है। बट ये जी। प्राइस एक महीने के बाद क्या होगा, शायद ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के द्वारा रखी जाती हैं। देखिए अनिल जी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज सीजनल कमोडिटीज हैं, साल में एक बार प्रोड्यूस होती है और पूरे साल उसका कंजम्पशन होता है। बिल्कुल। उस पूरे साल उसको कंजम्पशन करने के लिए, उसकी सप्लाई बनाने के लिए किसी ना किसी को उस कमोडिटी को रखना पड़ेगा। कुछ उसको प्रोसेसर लोग रखते हैं, कुछ उसको व्यापारी लोग रखते हैं, और कुछ अमाउंट जो फसल का है जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है किसान भाई रखते हैं। जब जी। आप फसल को रखने की बात करते हैं तो आपको सबसे बड़ा रिस्क होता है कि क्या होगा अगर मैं रखता हूं, तो क्या भाव बढ़ेंगे, क्या भाव कम होंगे, क्या मुझे रिस्क है, किस तरीके से मेरे को डिसीजन लेना चाहिए, जो कि शायद मैं आज तो देख पा रहा हूं बट अगले 3 महीने बाद का नहीं देख पा रहा हूं। बस जी। यही जो काम है और इससे रिलेटेड जो रिस्क है उसको वायदा बाजार के थ्रू जो है सारे लोग, किसान भी, व्यापारी भी और एक्सपोर्टर भी करते हैं। फ्यूचर्स का प्राइस निकालते हैं, किसान भाइयों को उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है और किसान भाई उसको यूज भी कर सकते हैं। और जो किसान भाई ट्रेड नहीं कर रहे हैं वो भी एक्चुअली देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आज एनसीडीएक्स पे क्या भाव चल रहा है और मुझे क्या भाव मिलना चाहिए मेरे मार्केट में। जी जी। सर, थैंक यू, आपने बहुत विस्तृत से बताया। आपने जो बात कही कि भाई फिजिकल मार्केट में बाजार समिति में हम लोगों को पिछले अगले महीने का रेट का पता नहीं चलता, तो सर यहाँ पे 2 दिन का भी पता नहीं चलता कि शायद कल रेट क्या खुलेंगे मार्केट में। कभी भी बिल्कुल नीचे सर। ऊपर होता रहता है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होता है। जी आपल्यासोबत आता शेतकरी जोडलेले आहेत। बोरगर सर, आपलं स्वागत आहे अग्रोवन मध्ये। सर, आपली शेतकरी उत्पादक कंपनी मागील काही वर्षांपासून सोयाबीनच्या वायदे बाजार असेल किंवा म्हणजे एनसीडीएक्सच्या प्लॅटफॉर्मवरती आपण ट्रेड केलेला आहे। आता सोपानी एक मागणी केली की मागच्या वर्षी जे गव्हर्नमेंटनी म्हणजे केंद्र सरकारने सोयाबीन आणि इतर जे काही त्याचे उपपदार्थ आहेत, म्हणजे सोया तेल आहे, सोयाबीन आहे, याच्यावर वायद्यांवर बंदी घातलेली आहे। आणि आपण जसं बघितलं फिजिकल मार्केटमध्ये वायद्यांवर बंदी आल्यानंतर देशातल्या बाजारामध्ये सोयाबीनचे रेट कमी कमी होत गेले। म्हणजे जोपर्यंत वायदे चालू होते, आपण जर चार्ट पाहिला तर आपल्या लक्षात येईल की जोपर्यंत वायदे बाजार चालू होता तोपर्यंत आपल्याकडे सोयाबीन सरासरी 7,000 रुपये होतं, 7,000च्या जवळपास होतं। परंतु तो आता कमी होतो, 5,500च्या दरम्यान आलेला आहे। परंतु सोपाचा दावा वेगळा आहे की सोपाचा दावा असा आहे की एनसीडीएक्स वर जे वायदे चालतात त्याच्यावरती जे काही नफेखोरी होते किंवा जे काही सट्टेबाजी होते त्याच्यामुळे दर वाढलेले होते। परंतु आपण जेव्हा फिजिकल मार्केटमध्ये म्हणजे आपण जेव्हा प्रत्यक्ष असा विचार केला, कपिल देव सरांच्या माहितीसाठी मी थोडं हिंदी सांगतो। कपिल सर, लास्ट ईयर फार्मर्स ने सोयाबीन का स्टॉक पीछे रखा था। मतलब उसके पिछले साल तक ट्रेंड यही था कि पहले 3 महीने में, जैसे अक्टूबर में सोयाबीन आता था तो दिसंबर तक पूरे फार्मर एटलीस्ट 80% फार्मर सोयाबीन बाजार में बेच देते थे। लेकिन लास्ट टाइम जैसे फार्मर्स को पता चला कि नहीं, ऐसे फ्यूचर्स में हम लोग देख के कुछ
सोयाबीन बेच सकते हैं। और जैसे हम लोग अगर मेन अरावल के सीजन में ना बेचकर आगे जाके बेचेंगे तो अच्छा रेट मिल सकता है। तो उन्होंने ऐसा सोयाबीन पीछे रखा, स्टॉक पीछे रखा, अपने सेलिंग का ऐसा मतलब टप्पे टप्पे से उन्होंने बेचा कि उससे ऐसा हुआ कि बाजार में अराइवल कम रहा और रेट बढ़े। लेकिन अभी सोपा जो क्लेम कर रहा है कि वायदे से बाजार बढ़ा था, मतलब रेट जो वैलोटाइल हुए तो वो वायदे बाजार से हुआ था। तो शायद उनका जो अभी उन्होंने जो रीजन दिया है तो रियलिटी में तो वो तो यहाँ पे टिक नहीं रहा है। हम लोग बोरगर सर से पूछे, बोरगर सर आपला वायद्यांमध्ये नेमका अनुभव काय आहे? नमस्कार. मी एक सूर्या फार्मा प्रोड्युसर कंपनीचा प्रतिनिधी, एक एक पदाधिकारी म्हणून ज्यावेळेस शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी काम चालू केलं, त्यावेळेस या एलसीडीएक्सच्या माध्यमातून कसं काम केलं जातं याचं थोडं आम्हाला ट्रेनिंगच्या माध्यमातून ज्यावेळेस माहिती मिळाली, त्यावेळेस आम्ही प्रशिक्षण घेतली आणि कामाला ज्यावेळेस चालू केलं, प्रत्यक्षामध्ये आज जर बघितलं, आजचा जो सोफाचा तुम्ही जे म्हणता विषय, आता आम्ही हे सगळं काम करत असताना आम्हाला जो अनुभव आलेला आहे की एलसीडीएक्स मुळे उलट फ्युचरचा, भविष्याचा अंदाज शेतकऱ्याला येतो की बाबा उद्याच्याला भाव वाढणार आहेत तर घटणार आहेत. इथे काय झालं की भाव ज्यावेळेस डिमांड अँड सप्लाय याच्यावर भाव अवलंबून असतात आणि जागतिक मार्केटमध्ये काय परिस्थिती आहे आणि मार्केटचा ट्रेंड कसा राहील हे त्यावेळेस आपल्याला या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून बघायला मिळतं. त्यावेळेस शेतकरी आपल्याला माल विकायचा का ठेवायचा याचा डिसिजन घेऊ शकतो. परंतु वायद्यामधून सोयाबीन काढल्यामुळं मागच्या वर्षी सोयाबीनचा पुढचा जो कल आहे हा शेतकऱ्यांना कळाला नाही आणि ऍक्सिडेंटली आज शेतकऱ्याचं एवढं मोठं नुकसान झालेलं आहे. काही जणांचे असे अंदाज आहेत की जवळपास 35 ते 40% सोयाबीनचा स्टॉक आता शिल्लक आहे शेतकऱ्यांकडे आणि इतरत्र. तर हा स्टॉक शिल्लक राहण्याच्या मागं वायद्यामधून सोयाबीन बाजूला काढलं होतं आणि भविष्याचा अंदाज शेतकऱ्याला आला नाही. शेतकरी भ्रमित झाला की 8,000 भाव लागेल, 10,000 भाव लागेल आणि त्याच्यामुळं आज शेतकऱ्याला 5,000 रुपये, 5,200 रुपये विकण्याची पाळी आज शेतकऱ्याला येऊन ठेवलेली आहे. याला कारण वायद्यामधून सोयाबीन बाजूला काढलं हे आहे असा आमचा स्पष्ट जो अंदाज आहे तो अंदाज आहे आणि तो 101% बरोबर आहे आमच्या दृष्टीतून आहे. अगदी बरोबर. बोरकर सरांनी आपल्याला इथं सांगितलं की जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला बोललो होतो की वायद्यांमधून जेव्हा सोयाबीन बाहेर काढलं, वायद्यांवर बंदी घातली, त्या सोयाबीनचा बाजार कमी कमी होत गेला. कपिल सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हम लोगों को मतलब फार्मर्स को भी पता है और एग्रोन को भी पता है कि वायदे बाजार से फार्मर्स को एक प्राइस डिस्कवरी होता है, उसके वजह से फार्मर अपना माल बेचना है या रखना है, फिजिकल में भी वो डिसाइड करते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पहले हल्दी के बारे में आया कि व्यापार एसोसिएशन जो है वो आगे आए कि नहीं भाई फ्यूचर में बैन करना चाहिए। अभी सोपा आ गया है, उन्होंने बोला कि जो बैन है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। उन्होंने दो एलिगेशन मेनली लगाए। उनका कहना है कि एनसीडीएक्स पे स्पेकुलेशन मतलब सट्टेबाजी बहुत ज्यादा होता है, उसके वजह से प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके वजह से ऐसा होता है कि जो मेन पर्पज है प्राइस मैनेजमेंट और दूसरा है कि प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस डिस्कवरी, ये दोनों जो पर्पज है वो अलग है, मतलब वो साध्य नहीं हो रहे एनसीडीएक्स पे, इसलिए बैन किया जाए। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सर देखिए, मेरा कहना यही है कि ये एक इस तरह का आर्ग्यूमेंट है कि मैंने कार इंश्योरेंस खरीदा है बट मेरी कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो इसलिए ये इंश्योरेंस गलत है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इसलिए नहीं किया जाता कि रिस्क आए। रिस्क मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है कि अगर रिस्क आए तो हम उसके साथ प्रोटेक्टेड रहें। तो रिस्क मैनेजमेंट करके रिस्क नहीं आए और अगर आप सेफली निकल जाए तो इसके लिए आप किसी मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बार बार होता है कि जब भी प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं एक मार्केट को ब्लेम किया जाता है, जबकि फंडामेंटल्स ही प्राइस को ड्राइव करते हैं। प्राइस ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, शार्पली बढ़ भी सकते हैं, शार्पली कम भी हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई कैसी है और उस डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस ट्रेड होते रहेंगे। अगर हम ये बोलते हैं कि एक मार्केट अपने हिसाब से प्राइस चला सकता है तो हम एक्चुअली डिमांड सप्लाई का जो बेसिक इकोनॉमिक फंक्शनल है उसको डिफाई कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि नहीं, डिमांड सप्लाई कुछ नहीं होता है, मार्केट प्राइस डिसाइड कर सकता है। जैसा कि अभी सूर्या प्रोड्यूसर कंपनी से जो सर हैं उन्होंने बोला है,
कि भाव गिर गए, राइट। भाव तो शायद एनसीडीएक्स होता तब भी गिर सकते थे, बट जरूरी यह है कि अगर हमें लग रहा है कि भाव आगे गिर रहे हैं या गिर सकते हैं, तो उससे, उस गिरावट से किसान भाई अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, प्राइस कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, राइट। बट प्राइस अगर हमारे फेवर में नहीं है या हमें लग रहा है कि उस प्राइस की वजह से हमें रिस्क हो सकता है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ग्लोबली ये मार्केट बहुत डेवलप हो चुके हैं। अगर आपको पता ही है, सी बोर्ड, सीएमई, चाइना, आइस क्या कर रहे हैं और किस तरीके से। और सिर्फ वो अपने प्राइस डिसाइड नहीं करते हैं, आज वहां पे क्या शुगर ट्रेड होता है, वहां पे क्या कॉटन ट्रेड होता है, वो इंडिया के प्राइस भी डिसाइड करता है। तो इस मार्केट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि ये मार्केट गलत है। पहली बात तो ये, तो हमें इस मार्केट को किस तरीके से यूज करना है और कैसे है वो समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जो डिमांड सप्लाई के फैक्टर हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छे से समझकर हमें प्राइस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर हमें लग रहा है रिस्क है, तो हमें इस मार्केट को यूज करके उसको मिटिगेट करना चाहिए। देखिए, किसान के पास सबसे बड़ा रिस्क है कि जब वो सोइंग करता है तो क्या भाव मिलेगा। अगर आज फ्यूचर्स नहीं है तो उसको नहीं पता कि 4 महीने के बाद क्या भाव होगा, बट आज वो एटलीस्ट, अगर वायदा बाजार है तो वो देख सकता है कि ठीक है, मैं आज जुलाई अगस्त में सोयाबीन की बुआई कर रहा हूँ या बियाण लगा रहा हूँ, तो अक्टूबर में मेरे को आज 8,000 का भाव दिख रहा है या 7,000 का भाव दिख रहा है। ये एक सबसे बड़ी पहली इंफॉर्मेशन है जो वायदा के थ्रू किसान भाइयों को मिलती है। दूसरी, क्या मैं इस प्राइस को लॉक कर सकता हूँ? क्या मैं इस प्राइस को कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ये प्राइस मुझे मिले? यस, बिल्कुल कर सकते हैं आप। वायदा में अभी फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट है जिनको यूज करके आप उस प्राइस को लॉक कर सकते हैं, और आप ये श्योर कर सकते हैं कि आपको क्या प्राइस मिलेगा जब आप अपनी फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे। देखिए, कोई भी प्राइस किसी के लिए सही नहीं है अनिल जी। मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं जब भी खरीदने जाता हूं मुझे लगता है ज्यादा प्राइस है। एक किसान जब बेचने जाता है उसको हमेशा लगेगा एक कम प्राइस है, और एक प्रोसेसर जब भी खरीदने जाएगा उसको लगेगा कि ये प्राइस मेरे लिए सही नहीं है, शायद मैं सस्ता सोयाबीन खरीदता तो मेरा क्रश मार्जिन बढ़ जाता और मैं ज्यादा प्राइस। कोई भी गलत नहीं है, गवर्नमेंट भी गलत नहीं है, उन्होंने भी शायद किसी न किसी को, किसी के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया होगा जो उन्होंने वायदा के ऊपर बात किया। बट अभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे गेहूं का एग्जाम्पल मैं लेता हूं सर। गेहूं तो वायदा में था बट ट्रेड नहीं हो रहा था, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वायदा की वजह से कुछ भाव ऊपर नीचे हो रहे थे। अभी वीट में क्या हो रहा है आप सबको पता है, हम सबको पता है कि भाई डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन के तो ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आया। और जो हमेशा गेहूं 40 मिलियन टन गवर्नमेंट खरीदती थी, इस बार सारा प्राइवेट मार्केट में एमएसपी के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे तो कोई वायदा नहीं है, तो ये तो सिर्फ डिमांड सप्लाई फैक्टर है। दूसरा, चने का एग्जांपल जैसे अगर मैं लूं तो एमएसपी के नीचे ट्रेड हो रहा है थ्रू आउट द ईयर, पिछले 1 साल से कोई वायदा नहीं है। अगर आप सीपीओ की बात सुनेंगे, कोई वायदा नहीं है, बट सीपीओ के भाव अभी 1800 भी थे। अगर आप या जो भी भाव थे ऊपर की लाइफ हाई, जो जब इंडिया में सीपीओ के प्राइस हुए तब कोई वायदा नहीं था। बट मुद्दा यही है कि भाव तो अपने हिसाब से जो भी डिमांड सप्लाई है चलते रहेंगे। अगर आज सूर्या प्रोड्यूसर कंपनी के किसानों को लग रहा है कि हमें टर्मरिक रखनी चाहिए या नहीं चाहिए, आज 6,200 या 7,500 का भाव है, और हमें ये आज ये डिसीजन लेना है कि हमें ये टर्मरिक रखनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो क्या गारंटी है कि भाव नीचे नहीं गिरेंगे? कोई गारंटी नहीं है। और गिर गए तो क्या हम मार्केट को ब्लेम कर सकते हैं? अभी तो चलो वायदा है, अगर वायदा नहीं होगा तो क्या आप मार्केट को ब्लेम कर सकते हैं कि नहीं मार्केट में भाव गिर गए तो इसलिए हमारा डिसीजन गलत, हम सही है और मार्केट गलत है? नहीं। समझने वाली बात यह कि उनको कहीं ना कहीं जो कि वो कर भी रहे हैं कि हम इसको लॉक कर लेते हैं, हम अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं, और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, वायदा भी ट्रेड हो रहा है, वायदा में हम फ्यूचर्स में हेज करके अपना प्राइस भी लॉक कर सकते हैं, और हम एवरी डे हमें पता है कि ये प्राइस हमारा लॉक है, तो हमें गिरने या बढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। आई थिंक एक सबसे बड़ा फायदा है वायदा बाजार का, और जो मैंने बोला ये किसानों के लिए भी है फायदा, व्यापारियों के लिए भी है, और ऑयल इंडस्ट्री के लिए भी है। जी सर। सर, अभी हम लोग सोपा की बात कर रहे हैं कि उनका जो डिमांड है, क्योंकि पूरा फार्मर जो कम्युनिटी है ओवरऑल इंडिया का, मतलब महाराष्ट्र का भी नहीं है। जब हम लोगों ने बात की थी एमपी से या राजस्थान से, सभी लोगों का कहना यही है कि हम लोगों को फ्यूचर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फिजिकली फ्यूचर पे ट्रेड भले ही ना करें लेकिन हमको एक प्राइस डिस्कवरी मिलता है।
लेकिन सोपा ने अगले कुछ डेटा दिया है। उनका कहना है कि मतलब 2021-22 में जो प्राइस का जो मतलब ऊपर नीचे हुए हैं, तो उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपके अंदाज से मतलब आपके एनसीडीएस के अंदाज से मतलब सोयाबीन का प्राइस जो ऊपर नीचे हुआ था, उसके मेन रीजन क्या थे, और सोपा का ये जो एलिगेशन है वो सही है क्या? देखिए, प्राइस सही है गलत थी इस पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता। बट मैं आपको कुछ जी। बताना चाहूंगा। जो प्राइस बढ़े थे, अगर आप देखेंगे कोविड के बाद से जो प्राइस बढ़ने शुरू हुए और जो 2022 के अप्रैल महीने में शायद पीक पे पहुंचे, वो हम्म। सब जगह बढ़े। राइट। ग्लोबल मार्केट में भी बढ़े, सी बोर्ड भी लाइफ टाइम हाई पे गया, सीपीओ भी बहुत ऊपर चल रहा था, एग्री कमोडिटीज सारी ऊपर चल रही थी। नॉन एग्री कमोडिटीज आपको पता है जिंक में क्या हुआ, मेटल में क्या हुआ, स्टील 60,000 पहुंच गया। और वो हम्म। कमोडिटी जो वायदा में नहीं है वो भी ऊपर चल रही थी। सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर मील, साफ्लावर का जो प्राइस था, ग्राउंडनट ऑयल का जो प्राइस था, अभी भी ऊपर है। राइट। तो जी। कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर थे, चाहे वो सप्लाई डिसरप्शन था उस टाइम पे, फ्रेश डिमांड थी कोविड के बाद पे, ड्रॉट की कंडीशन थी, यूएस रशिया और यूक्रेन के वॉर की सिचुएशन थी जिसकी वजह से सप्लाई पूरा डिस्टर्ब था। तो सिर्फ ये नहीं बोल सकते आप एक कमोडिटी के प्राइस बढ़े थे, सारी कमोडिटीज के प्राइस बढ़े थे। और अभी हम्म। अगर करेक्ट भी हुए तो सारी कमोडिटीज के प्राइस करेक्ट हुए, ऐसा नहीं है कि एक कमोडिटी के प्राइस करेक्ट हुए। तो हमें जी। कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ेगा। रही बात सोपा की, सोपा ने जो बोला है एक्चुअली उन्होंने भाव गिरने को वॉलेटिलिटी से कंपैरिजन किया, जो कि एक गलत मैं बोलूंगा मेथोडोलॉजी है। उन्होंने एक प्राइस का चार्ट दिया कि प्राइस गिरा है। आई थिंक प्राइस जो है वो करेक्ट हुआ है। ऑफ कोर्स प्राइस कम हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस कम नहीं हुआ है, बट उसके भी अपने रीजन है। अगर आप देखोगे जो सीपीओ ऊपर ट्रेड हो रहा था वो करेक्ट हुआ है, सारे ऑयल्स, फूड ऑयल्स के प्राइसेस कम हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट जी। सोयाबीन में भी दिख रहा है। क्या ये वायदे की वजह से हुआ है? मैं नहीं बोलता हूँ कि अब तो वायदा नहीं है तो भाव कम हुए हैं, या भाव बढ़ेंगे। बट जब ये बैन हुआ था तो क्या भाव करेक्ट हुए थे? नहीं हुए थे। ऐसा नहीं है कि वायदा हम्म। बंद करते ही भाव गिरने लग गए। बंद करने के बाद भाव नहीं गिरे। भाव उस टाइम पे गिरे जब फंडामेंटल ठीक हुए। अगर आप हम्म। तेल के भाव भी देखोगे तो जब दिसंबर में गवर्नमेंट ने हमें बोला, रेगुलेटर ने बोला कि बंद कर दीजिए आप, उसके बाद प्राइसेस ऊपर ही जाते रहे। जो 1300 का हमारा प्राइस था 10 केजी का, वो 1800 तक गया वायदा ना होने के बाद। हम्म। और अभी वो करेक्ट हुआ जब फंडामेंटल करेक्ट हुए। तो आई थिंक हम बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है सोपा के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या इंटेंट है उनका ऐसा बोलने का। दूसरी बात, देखिए एग्रीकल्चर में इंफॉर्मेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इंडिया जैसे इकोसिस्टम बिल्कुल। में इंफॉर्मेशन होना, ट्रांसपेरेंट, बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग इस डायरेक्शन हम्म। में काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी एक गैप है इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है। अभी आप सोपा के नंबर देखिए सर, जब वो प्रोडक्शन एस्टिमेट्स देते हैं वो नंबर शायद बहुत अलग होता है, और जब वो फाइनली क्लोज करते हैं तो वो बहुत नंबर बहुत अलग होता है। और शायद लास्ट ईयर भी हमने ये देखा है, इस बार भी हमने ऐसे देखा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये नीचे की तरफ ही रिवीजन हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तो उस कमोडिटी की एसोसिएशन है, प्रोसेसर्स हैं, सब कुछ सोयाबीन के बारे में जानते हैं, उनके लिए भी आसान नहीं है एक प्रोडक्शन का एस्टिमेट्स देना। राइट। तो ये एक टिपिकल मार्केट है। बट डेरिवेटिव्स मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट आपको हमेशा बताता है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जो हजारों लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी अपनी मार्केट के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, और वो आके फिर मार्केट पे डिसाइड करते हैं कि देखिए हमें लगता है सोयाबीन अगले महीने 8,000 हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन कम है, या ऐसा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत क्रूशियल है। प्राइसेस बहुत सारे लोगों के जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, कंसीडर फैक्टर इन करने के बाद लोग प्राइस डिस्कवरी करते हैं। तो सोपा ने जो बोला है हम बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं उससे, अनिल जी। हाँ, प्राइस जी। के ऊपर मैं नहीं बोलूंगा क्या सही और गलत है, बट मैं ये बोलूंगा कि मार्केट को आप प्राइस के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। आपको इस मार्केट को यूज करना चाहिए, डेरिवेटिव्स को, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ताकि सभी जो भी इकोसिस्टम में सभी लोग हैं सबका फायदा हो सके। जी। हाँ, अभी सर आपने एक बात कही कि मतलब सोपा के एस्टिमेट के बारे में, हम लोगों का मतलब पूरे फार्मर्स कम्युनिटी का ये अनुभव है, शायद गवर्नमेंट हो या फिर सोपा हो, पहले जब भी फार्मर का प्रोडक्शन हाथ में आता है तभी उनका जो जो एस्टिमेट होता है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन का होता है।
चाहे वो जो क्रॉप अगर खेत में भी हो, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो या फिर डिसीज के वजह से कुछ उसका डैमेज भी हुआ हो, तो उसका कोई एस्टिमेट नहीं करता। जैसे यूएसडीए करता है, उसका मतलब मंथली रिपोर्ट आता है, वो बताता है। ऐसा इंडिया में कोई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, इसके बारे में फार्मर्स को एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। अगर किसी व्यापारी ने, एपीएमसी ने बोल दिया कि नहीं आज या इस साल में सोयाबीन का प्रोडक्शन रिकॉर्ड है, इसलिए रेट गिरने वाले हैं। लास्ट टाइम मतलब 2020 में यही हुआ था कि फार्मर्स को बोला गया कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, बाद में पता चला कि प्रोडक्शन कम है और रेट बहुत हाई हो गए। सोपा का पहला एस्टिमेट जो था तो आई थिंक 125 लाख टन के आसपास था, वो बाद में कम करते करते 100 या 105 लाख टन के पास आ गया। इसका जो सेटबैक फार्मर को बैठता यही है कि सप्लाई कम होने की वजह से जो भी तेजी आने वाली होती है, तो वो फार्मर्स को उसका फायदा नहीं मिलता, क्योंकि तब तक फार्मर अपना माल बेच चुका होता है। और जो फार्मर का माल सब फार्मर बेच देते हैं, तभी ये जो रिवाइज एस्टिमेट आते हैं तभी वो आते हैं हाथ में। तो ये तो बात हर साल चालू रहती है, वो उसमें तो सोपा भी इन्वॉल्व है गव्हर्नमेंट के साथ। बोरकर सर, आता कपिल सरांनी आपल्याला सांगितलं की नेमकं सोपानी जे काही एलिगेशन केलं ते चुकीचे आहे, त्यांनी त्यांचा स्टँड सांगितलेला आहे। तर मला तुम्हाला एक तोच एक प्रश्न विचारायचा आहे की नेमकं सोपाने ही मागणी का केली, म्हणजे सोपाचा या मागणी मागचा नेमका उद्देश काय आहे? कारण सोपा ही एक प्रोसेसिंग म्हणजे प्रोसेसिंग करणारी एक संस्था आहे, ते काही एंड युजर नाही, एंड युजर ही वेगळी इंडस्ट्री आहे। तर मग नेमकं त्यांचं ही मागणी करण्यामागचं नेमकं कारण काय आहे? तुम्हाला काय वाटतं, तुमचा अंदाज काय आहे? आमचा अंदाज असा आहे की याच्यामध्ये यांचा एकच उद्देश असू शकतो की जर समजा हे जर वायद्यामध्ये सोयाबीन असेल तर कुठं वर्ल्ड मध्ये काय परिस्थिती आहे हा शेतकऱ्याला अंदाज राहील, फ्युचरमध्ये काय भाव राहतील हे शेतकऱ्याला कळतील आणि त्यांना जे कमी भावामध्ये आज सोयाबीन मिळायला पाहिजे, आज वर्ल्ड रेकॉर्ड ब्रेक प्रोडक्शन दाखवायचं आणि प्रोडक्शनचे भाव, उत्पादनाचे भाव पाडायचे आणि नंतर माल आपला स्टॉक करून घ्यायचा, तर याच्यातून त्यांचा फायदा होईल, परंतु शेतकऱ्यांचं खूप मोठं नुकसान होणार आहे। त्याच्यामुळं वायद्यामध्ये जर सोयाबीन असेल तर जागतिक परिस्थिती काय आहे आणि हे वर्ल्ड कमोडिटी आहे सोयाबीन म्हणजे, जगातल्या कोणत्या देशामध्ये किती उत्पादन होतं याच्यावर याचे भाव ठरतात आणि ते वायद्यातून समजेल। आज आज आमचा शेतकरी अज्ञानी राहिलेला नाहीये, प्रत्येकाच्या जवळपास बऱ्याच जणांच्या हातामध्ये अँड्रॉइड मोबाईल आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये एनसीडीएक्स हे शेतकऱ्यांनी ऍप्लिकेशन डाउनलोड केलेलं आहे। तो मार्केटमध्ये जात असताना तो घरचे स्वतःच्या घरीच स्वतःच्या हातामध्ये मोबाईल आहे, तो बघत राहतो एनसीडीएक्स वर की आता कुठल्या कमोडिटीचा काय भाव चाललाय। तंत्रज्ञानाचा जो फायदा आहे तो घेत आहे। आज जर म्हटलं जुन्या सिस्टम मध्ये जा, जुन्या काळामध्ये जा, उलटा प्रवाह जुनं ते सोनं म्हणण्याची जर परिस्थिती असेल तर उलटा प्रवाह असा होऊ शकत नाही, कारण जर ते सोनं होतं तर बदल करण्याची गरज का आली? आज वायद्यामध्ये वायद्याचा फायदा जो लाभ शेतकऱ्यांना मिळायला लागला म्हणूनच एवढं हे वाढायला गेलं तंत्रज्ञान। आज जर आपण म्हणायला लागलो हे नवीन तंत्रज्ञान आलं, डिजिटलचं जे जमाना आलेला आहे ते बंद करून आपलं पहिलं जुनच बरं होतं, तर हे योग्य नाही। काळानुरूप शेतकऱ्यालाही बदलावं लागणार आहे, मार्केटलाही बदलावं लागणार आहे आणि बदल ही काळाची गरज असते। जो स्वतःला काळानुसार बदलत नाही त्याला संपावं लागतं। बऱ्याचशा कंपन्या सुद्धा मोठ्या मोठ्या संपल्यात, शेतकरी सुद्धा या मार्केटमध्ये जर शेतकऱ्याला टिकायचं असेल तर या बाजाराचा कल अभ्यासून आणि याच्यानुसारच आपल्या मालाचं उद्याच्याला काय करायचं, बाबा ठेवायचं का विकायचं याचा निर्णय घ्यावा लागेल। आज वायद्याच्या माध्यमातून आम्हाला प्राइस रिस्क आम्हाला हे करता येते, जसं सरांनी आता सांगितलं की एक प्राइस इन्शुरन्स प्रमाणे आम्ही सौदा खरेदी करू शकतो, घेऊ शकतो आणि एक मार्जिन मध्ये टाकून आम्ही आज सुद्धा पुढचा जे महिन्या 2 महिन्याला 4 महिन्याला जो काय भाव राहणार आहे तो आम्ही प्राइस लॉक करू शकतो आणि नंतर त्यावेळेस आपण डिलिव्हरी देऊ शकतो। या सगळ्या गोष्टीचा लाभ घ्यायचा असेल तर वायदा गरजेचा आहे। आज आमच्याकडे माल नसताना आम्ही आज सोयाबीन पेरलं त्या दिवशी सुद्धा आम्ही फ्युचरमध्ये आम्हाला कोणता भाव अपेक्षित आहे तो जर भाव आम्हाला पेरताना जर लक्षात आला या भावात आपल्याला विकायचंय तर ती प्राइस आपण लॉक करू शकतो। ही फॅसिलिटी वायद्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळाली आहे आणि याच फायद्याचा हा फायदा घेण्यासाठी शेतकरी असंघटितपणे जो होता तोही आज शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून संघटित झालेला आहे आणि तो नक्कीच या प्लॅटफॉर्मचा फायदा घेईल आणि याच्यातून त्याच्यासाठी सरकारने वायद्यामधून सोयाबीन काढू नये, वायद्यामध्ये सोयाबीन चालू राहिलं पाहिजे असं आमचं स्पष्ट मत आहे। आज आम्ही बघतोय की याचा फायदा बरेच जण घेत आहेत आणि दुसरी गोष्ट
सोयाबीन सारखी कमोडिटी 922 हे जे काय कंडिशन आहेत ठेवलेले, कंडिशन सुद्धा अतिशय सोपे आहेत आणि याच्यामध्ये ट्रेड करणं, याच्यामध्ये क्वालिटी बनवून माल लावणं हे काही शेतकऱ्यासाठी मोठी अवघड आणि डिफिकल्ट गोष्ट नाहीये. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की उलट जास्तीत जास्त या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सोयाबीन कसं जास्त ट्रेड होईल याचा विचार झाला पाहिजे. शेतकरी याच्यामध्ये येण्यासाठी शेतकऱ्याला जे काय इन्व्हेस्टमेंटची जी योजना होती ती पण द्यायला पाहिजे. आणखी काय देता येईल का, शेतकऱ्यामध्ये अवेअरनेस आणता येतील का, याच्यावर उलट विचार व्हायला पाहिजे की ना की ते वायद्यामधून काढण्यावर विषय झाला पाहिजे. आज मी हळदीच्या संदर्भामध्ये सुद्धा बऱ्याच विषय आता सरांनी हळदीचा विषय काढला, खरं पाहता सोयाबीनचा विषय चालू आहे. परंतु हळदीच्या बाबतीमध्ये बोलत असताना हळदीचा जे काही समजा आज भाव घसरले हे वायद्यामुळे नाहीये, तर परिस्थिती जी आहे त्या परिस्थितीनुसार डिमांड अँड सप्लायवर आपण बोलतो. फ्युचरमध्ये काय परिस्थिती राहणार आहे, मागील स्टॉक किती आहे, मार्केटची गरज किती आहे, पुरवठा किती येणार आहे, याच्यानुसार अंदाज बांधून खरेदी केल्या जातात. तर त्याच्यामुळं शेतकऱ्याला सुद्धा अंदाज येतो की उद्या काय होणार आहे. त्याच्यामुळं माझं स्पष्ट मत असं आहे की शेतकऱ्यांना आता सुधारण्याची गरज आहे आणि शेतकऱ्यांना सुधारून या कमोडिटीला या पॅरामीटर मध्ये बसवण्यासाठी काय केलं पाहिजे, उलट काय दोष आहेत, कशामुळे आपण हे करू शकत नाहीये. इथं या प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला विकण्यासाठी, आपला माल पास होण्यासाठी जे काही क्वालिटी पॅरामीटर लावलेले आहेत, हे क्वालिटी पॅरामीटर मध्ये येण्यासाठी आपल्याला जे काय करता येईल याचं शिक्षण घेणं आणि प्रॅक्टिकली याच्यामध्ये ते करून दाखवणं आणि आपल्याला भाव मिळवणं हे शेतकऱ्यांना करण्यासाठी जे काही लागेल त्याच्यामध्ये सरकारनं या एससीडीएक्सनं याच्यामध्ये थोडस शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रमोट करण्याचं काम करावं, ज्याच्यामुळं की खूप मोठं काम शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये क्रांती होऊ शकते. कारण आता म्हणतो आपण मी तुमचा मुद्दा घेऊन कपिल देव सरांकडे जातो. कपिल सर, बहुत सारे फार्मर्स मतलब इंटरेस्टेड है. जब आपने पुट ऑप्शन लॉन्च किया था तभी हमने बहुत सारे लोग किसान भाइयों से और एफपीओ से बात की थी, तो वो इंटरेस्टेड थे. मैं अभी जो सोफा ने डिमांड की है, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जब हम लोग वायदे का बात करते हैं, मतलब वायदे बयान जो जो भी एसोसिएशन करता है, हमने टर्मरिक हल्दी में भी देखा और अभी सोफा का भी है. तो एक्सपीरियंस यही है कि ये दोनों एसोसिएशन के जो मेंबर्स है, तो वो सब वायदे में भी यहाँ पे व्यवहार करते हैं, फिजिकल में भी वो उनका व्यवहार चालू रहता है. लेकिन जब भी उनका पोजीशन उनके अपोज आता है, तो उनको लगता है कि अपना जो पोजीशन है या फिर अपना जो व्यवहार है वहां पे घाटे में चल रहा है, तो वो ऐसे डिमांड करने लगते हैं कि ये बैन किया जाए, वो बैन किया जाए. यहाँ पे फार्मर्स के बेहाफ में कोई नहीं सोचता कि फार्मर्स को क्या चाहिए, उनका प्राइस के बारे में कोई नहीं सोचता है. आपने जैसा बोला कि सबको लगता है कि भाई नहीं, मुझे ये मिलना चाहिए, यहाँ पे फार्मर नहीं रहता है. एनसीडीएक्स ने पिछले 2-3 साल से जो भी काम किया है कि फार्मर्स को वहां पे लाना चाहिए, तो आप लोग अभी भी अगर हम लोग देखें कि फार्मर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है एनसीडीएक्स में, या फिर कोई भी जो भी अपना एडवांस प्लेटफॉर्म है वहां पे पार्टिसिपेशन बहुत कम है. तो फार्मर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने के लिए एनसीडीएक्स क्या प्रयत्न कर रहा है, फिर क्या काम कर रहा है? देखिए, जब हम फार्मर को जोड़ने की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो 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 फार्मर्स हैं बहुत स्कैटर्ड हैं. हम सबको पता है कि इंडियन लैंड होल्डिंग जो है वो छोटी है और प्राइमरी लेवल पे ग्रेडिंग सैम्पलिंग की फैसिलिटीज नहीं है. बट थैंक्स टू एफपीओ का जो अभी ये मॉडल डेवलप हो रहा है, आई थिंक इसने एक नया रास्ता खोला है किसान भाइयों को जोड़ने का. सिर्फ वायदे में नहीं, आई थिंक सभी जगह पे उनकी जो नेगोशिएशन स्किल है, कैपेसिटी है, वो बिल्ड हो रही है. तो हमें भी लगता है कि ये जो टूल है, जो एफपीओ का जो इंस्ट्रूमेंट है, अभी जो एफपीओ एज ए कंपनी आगे बढ़ रही है, ये एक रूट है फार्मर्स लोगों को वायदा बाजार से कनेक्ट करने का, और हमने उसी को फॉलो करना शुरू किया. हमारे पास 500 एफपीओ हैं जो अभी हमारे साथ लगभग जुड़ी हुई हैं. 10 लाख फार्मर उनके हैं, जिसमें से बहुत सारी एफपीओ ने ट्रेड किया है और वो करते भी जा रहे हैं. देखिए, हमारा काम है लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना इस मार्केट के बारे में. तो उसके साथ नाबार्ड के साथ हमारा टाई अप है. नाबार्ड के थ्रू हम बहुत एफपीओ को एजुकेट करते हैं. बहुत सारे रिसर्च जो रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स हैं जो फार्मर्स के साथ काम करते हैं, और उनको हमने जोड़ना शुरू किया, उनको समझाना शुरू किया है, और वो उनके माध्यम से हम किसानों तक ये वायदा व्यापार के कॉन्सेप्ट को लेके जा रहे हैं.
उसके अलावा जो एग्री इनपुट कंपनीज है भी, उनके साथ भी हमने टाई अप करना शुरू किया है। और बिहार में हमने अपने सक्सेसफुली देखा भी है कि 4-5 एफपीओ जो एक एग्री इनपुट ने उनको एजुकेट किया और उन्होंने पुट ऑप्शन खरीदा मक्का के अंदर। उसके बाद जो बैंक्स हैं उनको भी हम अभी धीरे धीरे एजुकेशन क्रिएट कर रहे हैं कि आप जब भी फार्मर से जुड़ रहे हैं या कमोडिटी फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, ईएनडब्ल्यूआर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बताइए। तो ये सब कोशिश हमारी जारी है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, स्कैटर्ड मार्केट है, बहुत सारी मंडीज हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबको इन सब का सोल्यूशन लाने में एक टाइम लगेगा। बट एग्रो1 के थ्रू सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अभी हमारे पास कुछ लोग हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि देखिए इन लोगों ने किया और बताया कि एक ऑल्टरनेट मार्केट किसान भाइयों के लिए है। वो डिसाइड कर सकते हैं क्या प्राइस चाहिए, वो प्राइस रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं, वो डिलीवरी दे भी सकते हैं एक्सचेंज पे और डिपॉजिट ले भी सकते हैं। मतलब आप देखिए बिहार, जिसको हम मान के चलते हैं कि एक थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड स्टेट है, बट वहां से अगर एफपीओज आ रही हैं और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट्स वो कर रही हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि किसान भाई आज ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। मतलब मैं एक इस मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, एमबीए किया हुआ हूँ, शायद ऑप्शंस अगर मैं इस मार्केट में नहीं होता तो शायद मेरे लिए ऑप्शंस को समझना एक बहुत मुश्किल काम होता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे होती है। वो ट्रेडिंग अभी किसान भाई डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ हमें ऑप्शन करना है, हमें प्रीमियम देना है, हमें लॉक करना है अपने प्राइस को। और रही बात भाव की, देखिए भाव को जानकारी किसान भाइयों को मिल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा अवेयरनेस है। जब से ये कमोडिटीज बैन हुई है, हमें कम से कम 150 से 200 एफपीओज के लेटर आए हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन आया कि अभी हमें नहीं पता चल रहा क्या करें, क्या होगा ये तो भूल जाइए, अभी क्या करें हमें ये भी पता नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फायदे थे अभी किसान भाइयों तक पहुंच रहे हैं, एफपीओ तक पहुंच रहे हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी कन्विंस्ड हैं कि ये एक अल्टरनेट मार्केट धीरे धीरे नेशनल लेवल का क्रिएट हो रहा है। तो आई थिंक अभी थोड़ा जो क्वेश्चन हो रहे हैं इस मार्केट के ऊपर, आई थिंक वो बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें हैं। वो अगर एक बार हम रोक लें या आई थिंक और अवेयरनेस क्रिएट करें इस मार्केट के बारे में, तो किसान भाइयों को जोड़ना एक बहुत इजी हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। हमने हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और जितनी भी एफपीओज अभी इंडिया में ओपन हो रही हैं सबके लिए भी। जी सर, बिल्कुल मतलब एनसीडीएस का जो भी इनिशिएटिव है फार्मर्स को लेकर या एफपीओ को लेकर वो मतलब बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम लोग जब भी किसान से या फिर एफपीओ से बात करते हैं तो उनका बोलना यही है कि एनसीडीएस के जो नॉर्म्स है, मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर जब हम लोग बात करेंगे, आप जब फार्मर से ये क्वेश्चन पूछते हैं एफपीओ से कि भाई आप एनसीडीएक्स पे आपने अकाउंट खोला क्या, आपने वहां पे आप पोजीशन ले रहे हैं क्या, आपने वहां पे वायदा लिया क्या, तो उनका कहना रहता है कि भाई हमको रजिस्ट्रेशन से लेकर मतलब उनका जो नॉर्म्स है, मतलब स्पेसिफिकेशंस जो है कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो समझ में नहीं आता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो शायद बोरगडे सर हमको बहुत डिटेल से बता सकते हैं। बोरगडे सर, आपण म्हणजे आपण आतापर्यंत एनसीडीएक्स आणि वायद्यांचे काय शेतकऱ्यांना काय फायदे आहेत हे आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे आपण कपिल देव सर असतील किंवा तुम्ही असेल किंवा मी असेल, परंतु जेव्हा आपण सामान्य शेतकऱ्यांचा विचार करतो की ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत ज्या अजूनही या प्रवाहाच्या बाहेर आहेत, तर त्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना जर एनसीडीएक्सना या प्रवाहामध्ये आणायचं असेल, तर एनसीडीएक्सच्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांना आणायचं असेल, तर आहे ती परिस्थिती योग्य आहे का, त्याच्यामध्ये काही सुधारणा करण्याची गरज आहे? एक शेतकरी म्हणून तुम्हाला काय वाटतं? म्हणजे सोयाबीनच नाही, म्हणजे सोयाबीन आहे, हळद आहे, हरभरा आहे, ज्या ज्या काही कमोडिटीज आहेत, म्हणजे अॅग्रोवन आणि अॅग्रोवनची तर ही मागणी आहेच की ज्या ज्या कमोडिटीज बंदी आहे त्याची का बंदी उठली पाहिजे, त्या सगळ्यांचे वायदे चालू झाले पाहिजेत, त्यासोबतच ज्या कमोडिटी अजून एनसीडीएक्सच्या वायद्यांमध्ये नाहीत त्याही कमोडिटीज आणल्या पाहिजे, असं आम्ही सतत मागणी आमच्या माध्यमातून आम्ही पुढे आणत असतो। तर तुम्हाला काय वाटतं की शेतकऱ्यांना काय अपेक्षित आहे, की म्हणजे जर शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद किंवा मग सहभाग जास्त वाढवायचा असेल तर एनसीडीएक्सने काय करायला पाहिजे आणखी? सर, माझं स्पष्ट मत असं आहे की फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी ही खूप मोठी संधी मिळालेली आहे। या संधीमुळं आज शेतकऱ्याला फक्त पिकवायचं माहित होतं, ते कसं विकायचं आणि कुठं विकायचं हे माहित नव्हतं। ज्या मंडीमध्ये शेतकरी एक विक्रेता म्हणून जात होता, त्या मंडीमध्ये शेतकरी इकडे बाहेर जर समजा खरेदीदार म्हणून उभा राहत असेल,
किंवा तो जर तिथं विक्रीला जर सामूहिकरित्या जर मोठा बल्कमध्ये माल त्यांच्या सप्लायरला देत असेल पुढच्याला, तर उलट मार्केटमध्ये मोठा मासा छोट्या माशाला गिळण्याचं काम जसं केलं जातं तसंच या मार्केटमध्ये सुद्धा होतं. तर इथे जे आहे एनसीडी हा जो वायदे बाजार आहे याच्यामध्ये विक्रेता कोण आहे आणि खरेदीदार कोण आहे हे कोणी कोणाला समजत नाहीये. फक्त तिथं कमोडिटीचा विचार केला जातो, क्वालिटी पॅरामीटरच्या आधारावर भाव मिळतात. त्याच्यामुळं या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून अनलिमिटेड जेवढा शेतकरी उत्पादित करू शकतील, जेवढा माल ते लॉट लावू शकतील, तेवढा विकून देण्याची कॅपॅसिटी, त्या विकण्याची कॅपॅसिटी आणि ही या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे. तेव्हा हा प्लॅटफॉर्म म्हणजे मिळालेली खूप मोठी संधी आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना जर बळ द्यायचं असेल तर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रशिक्षण देणं, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सभासदांपर्यंत हे नॉलेज पोहोचवणं शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून, याच्यासाठी उलट शासनानं बळकटी घेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. हे वायद्यातून काढण्यापेक्षा वायद्यामध्ये जर काही दोष असतील कुठं तर ते दुरुस्त करून हे याच्यामधून चांगला मार्ग कसा काढता येईल आणि वायद्यात शेतकरी जास्तीत जास्त कसा उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून कसा सहभागी होईल आणि जास्तीत जास्त ट्रेड कसा करेल याच्यावर फोकस दिलं पाहिजे. क्वालिटी पॅरामीटर बनवण्यासाठी हा म्हणजे आता वायद्यांचा तुम्ही आधी बोललेलाच आहात की वायद्यांचा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना फायदा काय आहे. आपण ते वेळोवेळी अग्रवून ते मांडतच आलेलं आहे की नेमकं शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी याकडे जायला पाहिजे. परंतु दुसरा प्रश्न असा आहे की जेव्हा आपण शेतकरी म्हणून बघतो की आता एनसीडीएक्स हा प्लॅटफॉर्म चांगला आहे म्हणजे त्याच्यावर काही प्रश्नचिन्ह नाहीच आहे. परंतु जेव्हा मी स्वतः काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी बोललो त्यांनी जे काही अडचणी सांगितल्या होत्या की म्हणजे त्यांच्या रजिस्ट्रेशन पासून त्यांना काय ते किचकट प्रक्रिया असते, त्यानंतर जे काही कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकेशन आहे म्हणजे क्वालिटी नॉर्म्स आहे. सोयाबीन ठीक आहे, सोयाबीन हे काही लवकर खराब होणारं पीक नाही किंवा मग त्याच्यामधलं क्वालिटीचा एवढा काही इश्यू नाहीये. परंतु काही कमोडिटीज मध्ये जे काही प्रश्न पुढे येतात आहे की म्हणजे आपण जर हळदीचा विचार केला तर तिथे एक क्वालिटीचा प्रश्न पुढे आलेला आहे. कारण थोडा जर पाऊस आला तर हे पिकांचं तेवढं गुणवत्ता कमी जास्त होत असते. तर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या पातळीवरती म्हणजे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी एनसीडीएक्सने काही सुधारणा करणं गरजेचं आहे का? सध्याची जी काही त्यांची पद्धती आहे, जे काही कॉन्ट्रॅक्ट वायद्यांची जी काही व्यवस्था आहे त्यामध्ये काही सुधारणा होणं अपेक्षित आहे का असं आपल्याला वाटतंय का? नक्की सर, आम्हाला तिथं थोडं सुधारण्याची गरज वाटते. कारण सगळे व्यापारी आणि सगळ्यांचा जो म्हणणं चाललंय किंवा अनवॉइडचा जो इश्यू आहे 0.3 हे जे अनवॉइडचं कंडिशन ठेवलं गेलेलं आहे, तर हे 0.3 पेक्षा 1% पर्यंत जरी अनवॉइड आलं तरी आतापर्यंत कुठेही सगळं व्यापाऱ्यांचं जे म्हणणं आहे, त्यांच्या असोसिएशनचं म्हणणं आहे, जगामध्ये कुठेही एक्सपोर्ट करा काही पण करा कुठेही प्रॉब्लेम आलेला नाही. परंतु या प्लॅटफॉर्मवर या अनवॉइडच्या थोड्याशा एकदम 0.3 म्हणजे एक जरी हळकुंड त्याच्यामध्ये अनवॉइडचं गेलं तरी तो रिजेक्शन येऊ शकतं. तर तो एक मुद्दा थोडासा खटकतो. मला असं वाटतं की इथं थोडंसं पॅरामीटर वाढवायला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर लोखंडीच्या बाबतीमध्ये काही प्रमाणात लोखंडी होणं न होऊ देणं ते बऱ्याच अंशी शेतकऱ्याच्या हातामध्ये आहे. तर थोडस शेतकऱ्यांना थोडसे सुधारण्याची गरज आहे. आणि लोखंडी हळद शॉर्ट करून बाहेर काढणं सुद्धा शक्य आहे, तिथं कमी करू शकतो. मडका माल तो पण आपण एक पॅरामीटर मध्ये बरोबर आणू शकतो आपण. या फक्त अनवॉइडचा जो विषय आहे तो खूप किचकट मुद्दा आहे, तर ते कव्हर करणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी माझं म्हणणं असं आहे की आपण कपिल देव सरांकडे तुमची मागणी घेऊन जाऊ. कपिल देव सर, अभी मतलब बोरगड़े सर का भी यही कहना है और जब मैं पर्सनली बहुत सारे फार्मर्स कंपनी के साथ जब भी बात करता हूँ तो जब भी मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं आपको आप लोगों ने वायदा में जाना चाहिए क्योंकि आप लोग अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपने खुद बेचना चाहिए वायदा में जाकर। तो वहाँ पे उनका मेनली ये इश्यू आता है कि भाई एनसीडीएक्स में जो भी रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है बहुत सारा लेंथी है। अगर हम लोग एफपीओ मतलब हम लोग एक कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो हमारे लिए ये प्रोसेस इतना लेंथी नहीं होना चाहिए। और उनका दूसरा ये कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्वालिटी के जो भी मेजरमेंट है वो बहुत ज्यादा मतलब उनको वैसे फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि हम लोग प्रोड्यूसर है। तो और मेनली ये रहता है कि मतलब ग्राउंड पे कि एनसीडीएस के जो लोग है या फिर मैन पावर है, फार्मर का एक डिमांड है कि हर जिले में एनसीडीएस का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ताकि वो पूरे फार्मर्स या जो भी एफपीओ है कि मतलब हम लोग अगर मतलब तालुका लेवल पे एक या दो भी रहे तो पूरे लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। अभी आपका मैन पावर महाराष्ट्र में बेसिकली बहुत कम है। तो ये दो तीन जो क्वेश्चन है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
जी जी, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये एक रेगुलेटेड मार्केट है। सेबी इसको रेगुलेट करता है, डब्ल्यूडीआरए इसको रेगुलेट करता है, हमारे वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस को। तो जो एग मार्क है, फसाई के पैरामीटर है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है और हम उसी के बेसिस पे अपने क्वालिटी पैरामीटर को डिसाइड करते हैं। एग्रीकल्चर इज ए वेरी चेंजिंग सब्जेक्ट, मतलब हर सीजन अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है, और हम कोशिश करते रहते हैं कि जिस तरीके से मार्केट चेंज हो रहा है उस तरीके से हम भी कहीं ना कहीं उन पैरामीटर को अलाइन कर सके विद इन द लिमिट्स वी हैव दिस थिंग। बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे ग्रेडिंग, सैम्पलिंग, इस तरह से जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक जो डिफरेंस है वो दिखता है पार्टिसिपेंट्स को कि भाई मैं मंडी में बेचता हूँ तो मेरे को सैम्पलिंग नहीं होती है, इस तरीके से रिजल्ट नहीं होता है, इस तरह के बैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट चूंकि हम एक वेरी स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं, तो जो कंफर्ट हम डिपॉजिटर को देते हैं या जो माल लगाने वाले हैं, वही कंफर्ट हमें बायर को भी देना पड़ता है। देखिए कि आप किस क्वालिटी के लिए प्राइस दे रहे हैं, राइट? तो हम्म। वो एक बैलेंस हम हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छा बायर आएगा और वो अच्छा प्राइस पे करेगा। उस वो को अच्छे से क्वालिटी मिलेगी, उसको अच्छा बैग मिलेगा, अच्छा बारदाना मिलेगा, अच्छी रिपोर्ट्स मिलेंगी, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके प्राइस का बेनिफिट जो है किसान भाइयों तक जाएगा। यस, देर आर सर्टेन गैप्स जो आपने बताया, बट हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम किसान भाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं एफपीओ के माध्यम से कि भाई किस तरीके से क्वालिटी पैरामीटर आपको करने हैं। क्वालिटी पैरामीटर को धीरे धीरे हम यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे पहले बहुत सारी ग्रेड्स होती थी कमोडिटीज में, अभी हमने सब सिंगल ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। चना, अभी हम जी। चने में हमारी 100 से ऊपर ग्रेड होती थी, अभी हमने धीरे धीरे उसको रिलैक्स करके सिंगल ग्रेड कर दिया है, अब वो भी रिलैक्स पैरामीटर के साथ। बहुत सारी कमोडिटीज में हमने यही सब पैरामीटर किए हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उस फसल के लिए और जो किसानों की क्वालिटी है उसके अंदर बैलेंस क्रिएट करें, वो हम करते रहते हैं और करते रहेंगे। किसान भाइयों को इसके बारे में समझाने के लिए, सिखाने के लिए रेगुलेटर का बहुत बड़ा सपोर्ट है, और बहुत सारे के बेनिफिट एफपीओज को हाँ उनकी तरफ से दिए गए हैं जो हमारे थ्रू जाते हैं, चाहे वो वेयर हाउसिंग का रेंट हो, चाहे वो असेइंग चार्जेस, जो टेस्टिंग चार्जेस हैं वो करना हो। अभी तो बैग की कॉस्ट, इवन ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट का भी अगर आप हमारे वेयर हाउस तक लाते हैं, वो हम अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में कर रहे हैं, और आई थिंक वो धीरे धीरे हम करते रहेंगे। जो पहले पार्टिसिपेशन कुछ 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 100-200 एमटी में होता था, अभी वो हजारों टन में पहुंच गया एफपीओस का। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और जहां पे भी हमें लगता है कि उसको चेंज करने की जरूरत है, हम करते रहेंगे। रही बात अवेयरनेस क्रिएट करने की, लोगों को लाने की, बिल्कुल हमारा फोकस है। हमारे पास एक सेपरेट एफपीओ टीम है जो सिर्फ और सिर्फ एफपीओस के साथ काम करती है। बट इतने बड़े कंट्री को कवर करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, इसलिए हम नाबार्ड है या जो रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स है उनकी हेल्प ले रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की हेल्प ले रहे हैं अभी हम। केवीके के साथ अभी हमने काम करना शुरू किया है, क्योंकि वहां पे सारे किसान आते हैं। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इस मार्केट को यूज कर रहे हैं, जो कि सर ने अभी बोला भी है, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है कि वो लोग जाके लोगों को बता रहे हैं कि क्या सही है। देखिए, कोई भी मार्केट परफेक्ट नहीं हुआ, ना ही होगा, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी। और सारे यूजर्स जो उस मार्केट से बेनिफिट ले रहे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके धीरे धीरे अपने सजेशन देके मार्केट को ग्रो करना पड़ेगा, और वो हमारा कोशिश है कि हम करते रहें। और अवेयरनेस अभी हम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं जैसे कि हमने बताया, और आई थिंक धीरे धीरे बैंक्स आने के बाद, केवीकेज आने के बाद 500 एफपीओज हैं जो जुड़ रही हैं, इस फायदे को देख रही हैं। सर को मैं आई थिंक महीने में एक बार देखता हूँ कहीं ना कहीं बोलते हुए एफपीओ के लिए वायदा कितना फायदेमंद है, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है, राइट? देखिए, किसान भाई बहुत जो है अपनी फसल से और अपने प्राइस से लगाव रखते हैं। मैं क्या बोलूं, शायद वो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना कोई दूसरा किसान जिसको वो जानते हैं, जिसने ये यूज किया है, तो वो भी हम यूज कर रहे हैं। और थैंकफुली सर का हमेशा से सपोर्ट रहा है हमें, कि और सपोर्ट इसलिए नहीं रहा है कि क्योंकि वो एनसीडीएक्स को पसंद करते हैं। आई थिंक उनको उनको समझ में आ गया कि एनसीडीएक्स किस तरीके से किसान भाइयों के लिए। तो आई थिंक इससे बड़ा अवेयरनेस हम नहीं क्रिएट कर सकते। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स और थाउजेंड ऑफ एफपीओज अभी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं वो सब इस वायदा बाजार के माउथपीस बने, इसके बेनिफिट को समझें और बाकी किसानों को भी पहुंचाएं।
जी। और सर अभी एनसीडीएक्स ने जो फार्मर्स या एफपीओ को वायदे बाजार में कनेक्ट करने का जो काम हाथ में लिया है, तो उसका एक बेनिफिट भी एफपीओ को मिल रहा है। लेकिन हम लोग वायदे बाजार का मतलब हम लोग अगर फ्यूचर्स का या फिर ऑप्शंस का जो भी नेचर देखें वर्ल्ड मार्केट में, तो उसमें फिजिकल डिलीवरी का क्वांटम में बहुत कम है, वहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जब जब भी एनसीडीएक्स फार्मर्स को वायदे में लाने की बात करता है, जो भी एनालिस्ट है मार्केट में जो भी वहां पे काम कर रहे हैं एनसीडीएक्स में फ्यूचर ऑप्शंस में, तो उनका कहना यही है कि जब फिजिकल फार्मर्स को अगर बेनिफिट देना है तो फिजिकल डिलीवरी का क्वांटम भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी जब तक नहीं होगी तब तक एफपीओ को बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो भी पार्टिसिपेंट अभी मार्केट में है उनको फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए। तो उनका कहना है कि भाई एनसीडीएक्स ये दो घोड़ों पे पावर के चलने वाला चल रहा है और इससे शायद कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। तो एनसीडीएक्स को एक करना चाहिए कि भाई ये वायदे बाजार में जो फार्मर्स को आना चाहिए तो उनको उनके लिए ये रखना चाहिए। लेकिन फार्मर्स को या फिर एफपीओ को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने के लिए फिजिकल मार्केट, शायद आपका एनसीडीएक्स का एनईएमएल की फिजिकल मार्केट है, तो वहां पे उनको कुछ ज्यादा मतलब सहूलत देके या फिर और कुछ ज्यादा ये और सहूलत देके उनको वहां पे कनेक्ट करना चाहिए और उनका माल डायरेक्टली बेच देना चाहिए। उसी के अगर ऐसा किया तभी फार्मर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और फार्मर को डायरेक्टली बेनिफिट भी होगा। तो अभी ये जो एनालिस्ट बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनका जो बोलना है वो किस हद तक सही है, या फिर क्या एनसीडीएक्स ने कुछ अलग प्लान सोच कर रखा है? नहीं, देखिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग डिलीवरी देना चाहते हैं उसके लिए डिलीवरी के ऑप्शंस हमेशा खुले हुए हैं। हम किसी को ये नहीं बोलते हैं कि आप डिलीवरी मत कीजिए। जो लोग हम्म। बिना डिलीवरी दिए हेजिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपने इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का बोला, देखिए ये जी। मार्केट रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। अब उसको डिलीवरी देके बिल्कुल। करें आप या विदाउट डिलीवरी भी करें, द मेन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी जब हम गाड़ी का इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैशलेस होना चाहिए, राइट? हम्म। तो क्यों? हम चाहते हैं कि हमारा रिस्क कवर हो जाए, बट हम उसमें कहीं इन्वॉल्व ना रहें। हमारी गाड़ी चली जाए, गाड़ी ठीक हो जाए, और जो रिस्क है यानी कि जो मनी इन्वॉल्व है वो डायरेक्टली कंपनी से, जिस कंपनी ने रिपेयर की, उसको चला जाए, राइट? जी। दूसरा तरीका ये है कि हम गाड़ी को लेके जाएं, हम अपना खुद का गैराज फाइंड करें, वहां पे उसको रिपेयर कराएं, फिर उसका बिल लें और फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को दे, फिर हमें पैसा दे। दोनों दोनों किसी ना किसी के तरीके से ठीक है। मुद्दा ये है कि जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस मिलना चाहिए। हम ना तो डिलीवरी के अगेंस्ट में है, ना डिलीवरी के सपोर्ट में है। हमारा कहना यह है कि जिसको जिस तरीके से लगता है रिस्क मैनेजमेंट करना फेवरेबल है वो करना चाहिए। अगर डिलीवरी, हमारे हर सेंटर्स पे हमारे वेयर हाउसेस खुले हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, कोई भी आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। एफपीओ है तो उनके लिए सारी सुविधा है, ट्रांसपोर्ट ट्रांस और असेइंग की और बैगिंग की सारी लाइव है, वो उसको ले सकते हैं। इवन अगर मैं एक लेवल आगे जाऊं तो कहीं पे ग्लोबल में ऐसा नहीं होता है कि कोई एक्सचेंज अपने क्लियरिंग एक्स के थ्रू M2M का भी मैनेज करे, राइट? M2M एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी एक्सचेंज फाइनेंशियल्स में नहीं जाती है। बट थैंक्स टू आवर रेगुलेटर की M2M के लिए भी प्रोविजंस है कि अगर आप थोड़ा बहुत M2M भी नहीं है किसी एफपीओज के पास, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का अंडरस्टैंडिंग हमें था कि नहीं प्रॉब्लम है, वो भी एक्सचेंज मैनेज कर रहा है। तो वो कर रहा है। डिलीवरी आज ऑलवेज वेलकम इन आवर प्लेटफॉर्म। हमारी तरफ से किसी के लिए भी हम ये नहीं बोलते कि डिलीवरी नहीं है, बट अगर कोई डिलीवरी नहीं लगा के भी रिस्क मैनेजमेंट करता है तो हम उसको भी वेलकम करते हैं कि ठीक है, जैसे आपको है। क्योंकि देखिए, वायदा सिर्फ 4 या 5 डिलीवरी सेंटर हो सकता है, प्रोडक्शन तो हजारों सेंटर पे या हजारों मंडियों में होता है। अब हर जगह वायदा का वेयर हाउस खोलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिहार में जितना भी मक्का हेज किया था, लोगों ने ऑप्शंस लिया था, किसी ने भी डिलीवरी नहीं दी हमारे यहाँ के। क्योंकि डिलीवरी के लिए ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एपीएमसी मार्केट चल रहा है जहाँ पे सब कुछ पता है। अगर आपका प्राइस का रिस्क कवर है, आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच कि मैं एक्सचेंज पे डिलीवरी दूं या एक्सचेंज के बाहर बेचूं। यस, अगर आपको लगता है कि एक्सचेंज में बेच के ज्यादा फायदा हो रहा है तो वी आर ऑलवेज मींस वी ऑलवेज वेलकम ऑल द डिपॉजिटर्स इन आवर सिस्टम। यस सर, यस सर। सर अभी बहुत टाइम हो चुका है, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। आता कपिल देव सर असतील किंवा बोरगर सर आहेत, या दोघांनी आपल्याला शेतकऱ्यांना वायद्यांचा नेमका फायदा काय आहे, सोपानी जी मागणी केली ती मुद्देसूदपणे कपिल देव सरांनी इथं खोडून काढली। आणि सोपानी जे काही एलिगेशन लावले होते की वायद्यांमुळे म्हणजे बाजारभाव खूप मोठ्या प्रमाणात चढ उतार होतात किंवा मग
फक्त सट्टेबाजी होते. तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की हा एक पारदर्शक बाजार आहे, याच्यामध्ये खरेदीदार आणि विक्रेता हे थेट जोडलेले असतात. त्याच्यामध्ये कुठल्याही म्हणजे स्वतः एनसीडीएक्सचा सुद्धा काही म्हणजे हस्तक्षेप नसतो. बोरकर सरांनी वायद्यामधून शेतकऱ्यांना काय फायदा होऊ शकतो आणि वायदे सुरू करण्याची आवश्यकता का आहे याची मागणी त्याची माहिती आपल्याला इथे दिली. कपिल देव सर आणि बोरकर सरांनी आपल्याला वेळ दिला त्याबद्दल मी आपल्या दोघांचे आभार व्यक्त करतो. कपिल देव सर, थैंक यू, आपने मतलब बिजू शेड्यूल से टाइम निकाल के बहुत अच्छी तरह से फार्मर्स के लिए यहाँ पे टाइम दिया और समझाया कि भाई वायदे बाजार क्यों इम्पोर्टेंट है और आपका एक पर्पज क्या है आगे चल के. धन्यवाद सर. थैंक यू अनिल जी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. हैव अ गुड डे.